Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने देखा कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में जो सेंट्रल टेंडेंसी और डेटा में जो वेरिएशन होता है उसके बारे में बात करी। अब आपने एक चीज़ कभी सोचा, मैंने आपको कई सारे मेजर्स बताए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, मीडियन, और ऐसी मैंने वेरिएशन को भी मेजर करने के लिए मैंने आपको अलग अलग टूल्स बताए, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन इत्यादि इत्यादि। और हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा करी कि कोई भी अगर हमारे पास दो डेटा सेट्स आते हैं तो उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमको एक साथ देखना चाहिए, और दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद ही हम उस डेटा सेट के बारे में ये फैसला कर पाएंगे कि ये हमारा डेटा सेट हमको कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। अब आप अगर इसी काम को ग्राफिकली करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर कुछ ऐसा आपको अगर एक प्लॉट मिल जाए जहां पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाए, राइट, या आपको एक ऐसा कमांड मिल जाए जो आपकी डेटा की जो समराइज्ड वैल्यूज हैं उनको दे दे। समराइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके क्वार्टाइल्स क्या है इत्यादि। जो चीज़ें आप अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम उनको एक साथ भी निकाल सकते हैं? राइट, तो इसी विषय पे हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम आपको इसमें जो भी हमारे समरी स्टैटिस्टिक्स होती है उसको कैसे निकाला जाए, जो बेसिकली हमारा मीन और वेरिएशन के डिफरेंट अलग अलग मेजर्स होते हैं उनके बारे में है, और फिर उसी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफिकली कैसे दिखाएं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और हम अपने डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, स्क्यूनेस और कर्टिसिस के बारे में। तो चलिए पहले हम अपनी समरी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बॉक्स प्लॉट, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर मैं आपको स्क्यूनेस और कर्टिसिस के बारे में समझाऊंगा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे इस सांख्यिकी के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको सांख्यिकी के बारे में बताऊं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे सांख्यिकी में जो हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं, उनको हम आर में कैसे करेंगे ये मुझे आपको बताना है, राइट। तो चलिए हम इस अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगी? आप हमारे होम पेज पे चले जाइए। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, और QR कोड को स्कैन करने के लिए आपके पास कोई भी आपके सेलफोन में कोई भी अगर फ्रीली डाउनलोडेबल ऐप अगर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस ऐप्स में से जब आप इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे देन आपको यही वाला एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपनी इस लेक्चर की जो PDF में स्लाइड्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए, और सर्च इंजन में जा कर के आप हमारा नाम और हमारे संस्थान का नाम को टाइप कर दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। और इस होम पेज में आप जब अंदर जाएंगे तो आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक के अंदर जा कर के आप इस कोर्स की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम अब अपने आर में एक हमारा कमांड होता है समरी, हम उसकी बात करते हैं, राइट। तो एक हमारा आर में कमांड होता है SUMMARY समरी, जो हमको
आपके डेटा सेट में कई सारी वैल्यूज़ को समराइज फॉर्म में देता है, संक्षिप्त रूप में देता है, राइट। ये हमको जो हमारे डेटा की मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल अर्थात मीडियन और थर्ड क्वार्टाइल एक साथ बताने की कोशिश करता है। तो इसका कमांड हमारा क्या होता है, समरी, SUMMARY, और ब्रैकेट में हम अपना डेटा वेक्टर दे देते हैं। तो इस कमांड के थ्रू मुझे एक अलग तरीके की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए एक मैंने डेटा वेक्टर लिया जो मैंने पिछले लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था, जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर है, जिनके मार्क्स मैंने इस मार्क्स नाम के डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिए हैं। अगर हम इस डेटा वेक्टर की अगर हम समरी निकालना चाहें और हम समरी कमांड यूज़ करते हैं, समरी और ब्रैकेट में मार्क्स, पैरेंथेसिस में मार्क्स, देन इसकी हमको समराइज वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, हमको इसका फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा, हमको इसका मीडियन मिल जाएगी, हमको इसका मीन मिल जाएगा, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, हमको इसका थर्ड क्वार्टाइल मिल जाएगा और हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये वैल्यू आप अगर निकालना चाहें तो इसके लिए आपके पास अलग अलग कमांड्स भी होते हैं और आप इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर मुझे दो डेटा सेट को कंपेयर करना है तो उनको मुझे मीन और वेरिएशन दोनों के संदर्भ में कंपेयर करना चाहिए, और यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मीन और वेरिएंस दोनों के बारे में मिल रही है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको मिल रहा है मीन, आपको मिल रहा है मीडियन, राइट। अगर हम यहाँ पर वेरिएशन की बात करें तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ पर रेंज, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और क्या मिल रहा है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन, आपको साथ में क्या मिल रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। आप कैसे निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, आप अपना थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है आप उसको निकाल लीजिए, और क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आप उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज को हाफ कर दीजिए तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। आपने ये जो निकाला हुआ है मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू, आप इसका दोनों का अंतर आप निकाल लीजिए तो आपको रेंज मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये मुझे कुछ जो इस भिन्न भिन्न तरीके की अनेक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे एक साथ कंसाइज्ड वे में यहाँ पर दे रहा है, राइट। तो देखिए अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट हो गया, और अगर हम इसको सबसे पहले आपको आर में करके दिखा भी देते हैं सो दैट कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये कमांड हमारे आर में काम करता है, राइट। देखिए सबसे पहले मैंने इस डेटा को स्टोर कर लिया, से मार्क्स आप देख सकते हैं, और उसके बाद में मैंने लगा दिया समरी कमांड, समरी ऑफ मार्क्स, राइट। देखिए आपको ये यहाँ पे डेटा मिल गया, राइट। अब हम देखिए आपको स्लाइड में कुछ आगे और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये दो स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, मैंने उसमें से दोनों स्टूडेंट के ग्रुप्स के मार्क्स पर डेटा कलेक्ट किया, और आप अगर ध्यान दीजिए तो इस डेटा को मैंने दो डेटा वेक्टर में मार्क्स और मार्क्स 1 में स्टोर कर लिया। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए मार्क्स 1 में कौन कौन सी वैल्यू है, 56, 59, 42 इत्यादि, और सारी की सारी वैल्यू आपकी 2 डिजिट में ही है, 50 से लेकर के से 90 के बीच में है, हाँ। और ये आपको देखिए यहाँ से भी पता चल जाएगा कि इसमें इस वाले डेटा सेट में आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है 29 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 96, राइट। उसी तरीके से मैंने एक और डेटा सेट लिया जहाँ पर मैंने आर्टिफिशियली मैंने इनके इस डेटा में बहुत ही कुछ बड़ी वैल्यूज़ डाल दी।
जैसे मैंने 986, 795 भी डाल दिया और जो लोएस्ट वैल्यू है उसको मैंने 3441 भी कर दिया। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑनेस्टली मैंने इस डेटा में कुछ वेरिएबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मैं आपको इसका दोनों का कंपैरिजन करके ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई दो डेटा सेट्स आते हैं तो समरी कमांड का यूज़ करते हुए आप उसमें से कैसे इन्फरेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए ये आपको आंख से भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये चूंकि छोटा डेटा सेट है तो आप आंख से देख पा रहे हो, लेकिन आपके पास बड़े साइज़ का डेटा सेट आएगा तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। वहाँ पर आपको इस समरी कमांड का जो आउटकम है उस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा और आप ये मान सकते हो कि आपके पास सिर्फ खाली समरी कमांड ही होगा, राइट। अब आप अगर ऐसा कंपेयर करिए तो समरी कमांड जो आपने पहले वाले डेटा का किया मार्क्स का, ये क्या तो पहले जैसा ही आ गया जो आपने पहले निकाला था, और जब आपने मार्क्स 1 का समरी कमांड निकाला तो उसका देखिए कुछ और वैल्यू आ गई। अब हम जरा से कंपेयर करते हैं। देखिए दोनों डेटा सेट में पहले हम मिनिमम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो मिनिमम की वैल्यू दोनों बराबर है 29, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम साथ में मैक्सिमम की वैल्यू को भी ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू पहले डेटा सेट में है 96 और दूसरे डेटा सेट में है 986, राइट। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इस दोनों डेटा सेट की रेंज निकालेंगे तो रेंज में पहले डेटा सेट की रेंज अर्थात मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यूज़ दूसरे डेटा सेट के कंपैरिजन में बहुत छोटी आएगी, अर्थात ये हमको इंडिकेट करेगी कि दूसरे डेटा सेट में अर्थात मार्क्स 1 में हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको डेटा सेट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक थी कि दूसरे डेटा सेट में मार्क्स 1 में आपकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा थी, तो आपके जो भी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं वो भी आपको वही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे समझ पाते हैं, राइट। उसी तरीके से अब हम सबसे पहले हम इसकी मीडियन की हम बात करते हैं। तो पहले डेटा सेट में आपकी मीडियन है 63 और दूसरे डेटा सेट में है 186। और अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो मीन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 63.2 और दूसरे डेटा सेट में क्या है 355.1। अब यहाँ पर अगर आप मीडियन और मीन की वैल्यू को कंपेयर करिए तो पहले वाले डेटा सेट में दोनों की वैल्यू में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत माइनर सा फ़र्क है। लेकिन जब हम दूसरे डेटा सेट की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर मीन और मीडियन में काफ़ी अंतर है। आपको ये मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यूनेस और कर्टिसिस, मतलब कि कोई अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरीके का अगर है कि पहले बहुत ज़्यादा डेटा कंसंट्रेटेड है और में अंत में बहुत कम है, और या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में कम डेटा है और बाद में ज़्यादा डेटा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूड कर्व। और तीसरा हमारा होता है सिमेट्रिक कर्व, राइट। तो इस तरह का अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है तो आप मीन और मीडियन की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपका डेटा सेट स्क्यूड है या वो सिमेट्रिक है। लेकिन ये आपको देखिए, आपको यहाँ से पता चल गया कि अब आप दोनों डेटा सेट की समराइज वैल्यू को साइड बाय साइड रख करके आप उसके बारे में मालूम कर सकते हो, राइट। अब हम देखिए कंपेयर करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू। फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू दूसरे और पहले डेटा सेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 46.5 और 53.5। लेकिन जब हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं तो देखिए थर्ड क्वार्टाइल आपको की वैल्यू है 79.5 और 620। इसमें तो देखिए काफ़ी अंतर आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे अपनी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन को आप अगर निकालना चाहेंगे तो आपकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और ये आने भी चाहिए। आपने अपने मार्क्स 1 के डेटा सेट में इतनी सारी जो वेरिएबिलिटी डाल करके रखी हुई है, तो स्टैटिस्टिकल जो आपके स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं उनकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस फीचर को वो कैच कर सकें और आपको इसके बारे में बता सकें। तो अब आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको उस डेटा में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप उस डेटा को आप अगर डायरेक्टली आप अगर स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज़ करोगे और उनकी जो भी वैल्यू आएगी उन वैल्यूज़ को देखते हुए आप ये पता कर सकते हो कि आपके डेटा में किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स
पहले से मौजूद हैं। राइट, अब हम जरा सा हम देखिए आर कंसोल में आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया मार्क्स 1 का डेटा। तो अब हम देखिए आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं। हम स्क्रीन साफ करते हैं और दोनों अपने मार्क्स और मार्क्स 1 के डेटा को हम एक साथ लिखते हैं। राइट, अब इस डेटा सेट को देख करके आपको क्या समझ में आएगा? हो सकता है कि छोटा सा डेटा सेट है तो आपको देख के समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये बहुत बड़े साइज़ का डेटा सेट है जहाँ पे हज़ारों लाखों वैल्यूज़ हैं, आपको शायद देख करके इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा। राइट, अब हमको क्या, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको इस डेटा सेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है उसको बाहर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, जो आपके सामने होगा मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने कोई डेटा सेट नहीं होगा, हमारे सामने खाली समरी ऑफ डेटा सेट होगा। तो हम इसमें से समरी ऑफ मार्क्स और समरी ऑफ मार्क्स 1 दोनों को निकाल लेंगे। अब देखिए खाली आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ आपके पास सिर्फ उतनी ही वैल्यू हैं और इन्हीं वैल्यूज़ को देख करके आपको सब कुछ समझने की कोशिश करनी है। आपको अगर दिखाई पड़ेगा, चलिए मैं इसका फ़ोन साइज़ को इसमें और बढ़ा देता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे। राइट, अब देखिए, अब आपको खाली ये जो 2 समरी वैल्यूज़ आई हैं आप इसको कंपेयर करिए और यह आपकी क्वालिफ़िकेशन, क्षमता, नॉलेज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इतनी ही वैल्यू को देख करके आप इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये कुछ कहानी वैसी ही नहीं है कि जब आप हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे पास कोई एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू दी होती है, ब्लड टेस्ट के बारे में, यूरिन टेस्ट के बारे में और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और डॉक्टर एक ही रिपोर्ट को देख करके ये बता देता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या है कि सब कुछ ठीक है। तो ये कुछ बात उसी से ही मिलती जुलती है कि इस तरह का आउटकम देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके लिए जिस तरह से डॉक्टर को पेट को काट करके हर बार ये नहीं देखना पड़ता है कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में भी डेटा के अंदर आपको जा कर के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आप इस तरह की जो समरी स्टैटिस्टिक्स है या जो ग्राफिक्स हैं उनको देख करके आप मालूम कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं अगले टॉपिक पे लाता हूँ। मैंने आपको ये जो भी कुछ दिखाया है यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल वे में आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि अर्थात कि जहाँ पे आपको देखिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन के बारे में, और आपको हर एक वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। कभी कभी ऐसा नहीं आपको लगता है कि अगर हम उसी चीज़ को ग्राफिकल वे में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम एक यहाँ पे 2 स्माइली अगर हम बना दें, देखिए ये दोनों एक सी हैं, लेकिन हम एक का फेस कर दें ऐसे, एक का फेस कर दें ऐसे, तो देखिए ये दोनों चीज़ें मुझको एक अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो हमारा ये समरी कमांड होता है, इसी कमांड को ग्राफिकल दिखाने के लिए हमारे पास एक प्लॉट होता है जिसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। हो सकता है कि आपने बॉक्स प्लॉट का नाम शायद ना कभी सुना हो, तो मैं आपको ये बहुत ही आसान सी चीज़ें मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। इसमें से कुछ नहीं होता, ये एक हमारा ग्राफ होता है जो हमारा उस वेरिएबल का जो हमारा डेटा का वैल्यूज़ आई हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात उनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसकी वेरिएबिलिटी क्या है इत्यादि, उसके बारे में हमको एक ग्राफिकल व्यू देती है। और ये मुझको उसका मीडियन, क्वार्टाइल, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ये बताती है। ओके, अब देखिए ये हमका ग्राफिक कैसा होता है। देखिए इसके अंदर एक तो ये होता है बॉक्स, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। ये देखिए आपका बॉक्स बना हुआ है। अब ब्लॉक्स में आप अगर देखिए, अब हमारे जो जहाँ पर मैं लिखूँगा वहाँ पे ध्यान दीजिए। हम नीचे से ऊपर की ओर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक यहाँ पे खिंची हुई है लाइन, और यह जो लाइन है ये एक देखिए ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे जॉइंट है। तो ये जो लाइन है ना, ये हमको डेटा की जो मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में बताती है। ओके, उसी तरीके से अब हम अगली लाइन पर आते हैं। हम पहले नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स की देखिए जो ये वाली लाइन हमारी है,
ये जो लाइन है ये हमारे इस डेटा सेट की, किसके लिए मैंने ये बॉक्स प्लॉट तैयार किया है, उसका फर्स्ट क्वार्टाइल बताती है। बॉक्स के देखिए जो बीच में जो वैल्यू हमारी बनी हुई है, ये हमको इस डेटा सेट की जो मीडियन है या जो सेकंड क्वार्टाइल है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वार्टाइल को इंडिकेट करेगी। और उसी तरीके से अगर हम ऊपर आते हैं तो जो हमारा थर्ड हमारा ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन हमारे थर्ड क्वार्टाइल के बारे में बताती है। और उसी तरीके से अगर हम ऊपर आते जाएंगे तो फाइनली जो हमारे पास ये एक लाइन बनी हुई है, ये हमको उस डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसके बारे में बताती है। और साथ में आप देखोगे यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन भी बनी हुई है जो मैक्सिमम और थर्ड क्वार्टाइल को ज्वाइन करती है। अब जरा सा आप देखिए तो अब हम देखते हैं कि इस तरह के प्लॉट से हमको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब देखिए हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप अगर इस मैक्सिमम वैल्यू और इस मिनिमम वैल्यू इनके बीच की अगर आप दूरी को देखने की कोशिश करें तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी? ये आपको रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और उसी तरीके से आप अगर देखिए ये जो थर्ड क्वार्टाइल है और ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसके बीच की अगर दूरी को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको, चाहे आप कह लीजिए क्वार्टाइल डेविएशन या आप कह लीजिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, आपको इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी, राइट। अब उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करिए तो देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड क्वार्टाइल है, ये वाला, अगर यह क्वार्टाइल की वैल्यू थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच की दूरियां आपस में बराबर हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है सेकंड क्वार्टाइल की, ये इस बॉक्स की जो हाइट है इसके आधे पर होना चाहिए। तो अगर ऐसा अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका डेटा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? कुछ कि जो कि इस तरह का, मतलब कि जो भी अगर हम ये वाली लाइन खींच रहे हैं इसके दोनों ओर जो डेटा का जो स्प्रेड है, वेरिएशन है, एक सा है और उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक सा ही है। और अगर यह दूरी जहाँ पर मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ, उसको कहते हैं D1 और D2, अगर ये D1 और D2 आपस में अलग अलग होती हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि हमारा डेटा स्क्यूड है, अर्थात बाएं हाथ पे या दाएं हाथ पे हमारी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और ऐसा नहीं, और वो सिमेट्री का वो उल्टा है, राइट। उसी तरीके से अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं देखिए ऑरेंज कलर से मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ, ये जो आपकी पॉइंट है ना, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू की लाइन बनी हुई है, ये भी आपको कुछ बताती है। अगर आपके डेटा सेट में कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने मान लिए 10 साल के बच्चों की अगर आपने हाइट नापी है और सभी की हाइट मान लिए 4 फीट के आसपास आ रही है, किसी की 3.25 फीट, मतलब कि 3 फीट 8 इंच आ रही है, किसी की 4 फीट आ रही है, किसी की 4 फीट 2 इंच आ रही है, लेकिन अगर उसमें से कोई, अगर आप एक 8 फीट की अगर आप वैल्यू डाल देते हो तो वो आपके बाकी वैल्यू से बहुत दूर हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, अगर ये बहुत दूर होती हैं आपके इस बॉक्स से, तो ये हमको इंडिकेट करती हैं कि इस डेटा में हो सकता है कि कोई एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन भी हो, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह के जो बॉक्स प्लॉट बनते हैं, आप उनको देख करके आप एक ही बार में आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इस तरह के आपके पास कई सारे डेटा सेट आते हैं और उस डेटा सेट में आप अगर सभी के बॉक्स प्लॉट को तैयार करके आप अगर बॉक्स प्लॉट को अगर आप बगल बगल आप अगर रखते जाते हो तो आप एक से ज़्यादा डेटा सेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, राइट। ओके, अब हम देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और हम ये बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं।
तो मैंने वही पहले वाला अपना जो मार्क्स का डेटा है इसको ले लिया है और इसके लिए मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया। तो आपका देखिए इसका कमांड हो गया बॉक्स प्लॉट और मार्क्स। अब आप ये देख सकते हैं इस डेटा को देख कर कि इस डेटा की देखिए मिनिमम वैल्यू क्या थी, वो 30 के आसपास है। अब हाँ, यहाँ पर ये देख करके कहना बहुत कठिन है कि ये 29 है कि 30 है, 29 है कि 30 है। और आपको याद होगा, आपको मैं पहले में दिखा दूँ कि आपको देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी मिनिमम वैल्यू 29 है। और ऐसी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60, और मीडियन कितनी है, 63। लेकिन आप जब इस ग्राफ को देखेंगे तो ये अब यहाँ पर ये 96 है कि 97 है कि 90, इसको देखना थोड़ा सा कठिन होता है। और इसी तरह से जब आप ये मीडियन की वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी क्या वैल्यू है, मीडियन, और ये आपकी क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, और जो ऊपर है ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो आपका है Q1, ये Q2 और ये Q3। राइट, आप इसमें इसी चीज़ को आप अपने टेबल से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको ये देख करके देखिए लग रहा है कि जो मीडियन है आपके क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 से ऑलमोस्ट बराबर की दूरी पे है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, अर्थात वो मीडियन के आसपास, मीडियन के नीचे और मीडियन के ऊपर ऑलमोस्ट एक जैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, उसका वेरिएशन है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, जरा सा अपने जो हमने अपना पहले दो डेटा सेट लिए थे, मार्क्स और मार्क्स 1, दोनों का हम बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं और उनको हम साइड बाय साइड रखते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे दो बॉक्स प्लॉट को मैंने पहले अलग अलग तैयार किया है और उनको मैंने एक साथ यहाँ पे स्लाइड में रख दिया है। लेकिन बॉक्स प्लॉट के अंदर ये वाला ऑप्शन भी होता है, या आर के अंदर भी ये वाला ऑप्शन होता है कि हम इन दोनों बॉक्स प्लॉट को एक साथ हम एक ही ग्राफ में भी बना सकते हैं। लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि इनका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग बनाया है। तो अब जरा सा इन दोनों बॉक्स प्लॉट को आप साथ साथ रख करके कंपेयर करने की कोशिश करिए। सबसे पहला तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों की रेंज क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। राइट, दोनों जो आरंभ तो 0 के आसपास से ही हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी ऊपर की रेंज है उसमें काफ़ी फ़र्क है। एक में है 90 प्लस और एक में 1000 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आंख बंद करके खाली बॉक्स का स्ट्रक्चर देखना है और आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन आप इस डेटा को अगर कंपेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप अगर मीन वैल्यू की बात करते हैं तो दोनों की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी ऑलमोस्ट बराबर है। राइट, दोनों की मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आ रही है यहाँ कहीं। राइट, हो सकता है कि वो ऐसे ही 30 के आसपास हो, और आपने देखा भी था दोनों की वैल्यू बराबर है, 29 एक्चुअली। अब हम इसकी मीडियन की वैल्यू की बात करते हैं। देखिए, मीडियन की वैल्यू मार्क्स 1 और मार्क्स 2 की बिल्कुल अलग अलग है। मार्क्स 1 में इसकी मीडियन वैल्यू आपके 200 के आसपास की है और मार्क्स में इसकी वैल्यू 60 प्लस के आसपास की है। और उसी तरीके से आप इसका फर्स्ट क्वार्टाइल देखेंगे मार्क्स का तो वो आपका 40 प्लस में है। और ये जो आपका मार्क फर्स्ट है इसके बारे में यहाँ से कहना बहुत कठिन है, और इसको करने के लिए हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि अपनी वाई एक्सिस पे ये जो टिक मार्क्स दी हैं इनको थोड़ा सा हम और पास कर सकते हैं। लेकिन हमारा मतलब यहाँ पे खाली कंपैरिजन करके आपको दिखाने का है। उसी तरीके से आप अगर थर्ड क्वार्टाइल को देखेंगे उसमें भी देखिए थर्ड क्वार्टाइल आपका 600 प्लस में आ रहा है, यहाँ पर 80 के आसपास आ रहा है। और उसी तरह से आप अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 90 प्लस में आ रही है और मार्क्स 1 में आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1000 के आसपास आ रही है। राइट, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों को डेटा को एक साथ कंपेयर करके आप सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम कहें तो मार्क्स 1 में जो आपका रेंज है, देखिए ये जो आ रहा है दूरी, और मार्क्स की जो रेंज में आपको यहाँ से देख करके अंतर पता चल जाएगा। राइट, ये जो एक दूरी आप देख रहे हो दोनों की, देखिए मैं इसको नीले कलर से सर्किल कर रहा हूँ, ये दोनों, इसको भी देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू में कितनी दूरी है। राइट, और इसी तरह से आप इसमें जो वेरिएबिलिटी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है और क्वार्टाइल डेविएशन है, आप उसके बारे में दोनों को एक साथ रख करके कंपेयर कर सकते हो। ये दोनों बॉक्स प्लॉट को साइड बाय साइड रख करके कंपेयर करने वाली कुछ ऐसी ही बात है
जैसे कि कोई एक डॉक्टर 2 एक्सरे रिपोर्ट्स को बगल बगल रख करके दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक्सरे होता है और डॉक्टर उसको ठीक करता है और ठीक करने के बाद वो एक्सरे करके देखता है कि पहले से उसमें से क्या क्या अंतर आया है। तो ये बॉक्स प्लॉट भी हमारा कुछ उसी तरीके की कहानी आपको बता रहा है। राइट, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं और हम आपको कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपके पास जब भी कोई डेटा सेट आता है, आपने उसमें मीन और वेरिएशन की बात करी है कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी डेटा की कैसी होगी और वेरिएशन कैसा होगा। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, हमारे डेटा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम स्टडी करना चाहेंगे। राइट, तो चलिए हम आपको एक उदाहरण लेते हैं और उसके बाद में हम आपको जो भी स्टैटिस्टिक्स का क्या टूल होता है उसके बारे में बात करेंगे। सपोज़ कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सपोज़ हमारे पास ओपीडी होती है और ओपीडी का टाइम हमारा है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। राइट, और उसमें से क्या है कि सुबह वहाँ पे पेशेंट आते हैं और वो ओपीडी में दिखाने के बाद में वापस चले। ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हर एक हॉस्पिटल में अगर किसी इंसान को डॉक्टर को दिखाना होता है तो उस टाइम में सारे डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं। आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप उस डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बस एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि सपोज़ हमको सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे, इसके बीच में हमारा जो हमारे अस्पताल में पेशेंट आते हैं उनकी संख्या को हम काउंट करते हैं और उनको हम टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो वाई एक्सिस पर हम कैलकुलेट लेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स और एक्स एक्सिस पर हम समय ले लेंगे, टाइम। और उसी तरीके से हम जो अपना एक हम बना लेंगे फिगर 1 और फिगर 2 में हम क्या कर लेंगे, जहाँ पर ओपीडी हमारी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होती है, वहाँ पे हम इसको 2 बजे के बाद से कर देंगे। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। राइट, अब हम जरा सा आप बताइए जो आपने सामान्यतः देखा होगा वहाँ पर कैसा होता है। सुबह 8 बजे के टाइम में लोग आना शुरू करते हैं और आपके पेशेंट की संख्या बढ़ती जाती है और धीमे धीमे करके 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में मैक्सिमम लोग आते हैं और धीमे धीमे करके जैसे जैसे हम 12 बजे की ओर बढ़ते जाते हैं ये हमारे नंबर कम होते जाते हैं और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये हमारी संख्या और कम होती जाती है। और उसी तरीके से जो हमारी शाम की ओपीडी होती है उसमें 2 बजे के आसपास बहुत कम लोग होंगे और धीमे धीमे करके जैसे आपका 4 बजे से आपकी ओपीडी शुरू हो रही है तो लोग आना शुरू होते हैं और धीमे धीमे आपका नंबर बढ़ता जाता है और शाम को 5-6 बजे के आसपास मैक्सिमम लोग होते हैं और धीमे धीमे करके लोग अपने घर चले जाते हैं। राइट, तो इन 2 डेटा सेट में आप अगर देखेंगे तो इस डेटा सेट में जो काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर स्कैटर्ड हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं और बाकी हाफ में इसकी वैल्यू कम है। उसी तरीके से हम अगर फिगर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले आपका कर्व धीमे धीमे ऊपर आने की कोशिश करता है और उसके बाद में बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है और वही हमारा फिगर 1 में भी हो रहा है कि पहले यहाँ पे वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं और फिर 11 बजे के बाद में धीमे धीमे कम हो जाती हैं। तो ये कुछ अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम एक साफ तरीके से दिखाएं तो देखिए कुछ ऐसा हो सकता है। एक डेटा सेट हमारा ऐसे है और दूसरा डेटा सेट हमारा ऐसे है सिमेट्रिक और तीसरा डेटा सेट हमारा ऐसे है। तो इन केसेस में आप अगर तीनों कर्व्स का आप अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो फिगर है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि शुरू में वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और उसके बाद धीमे धीमे कम हो जाती हैं। दूसरे फिगर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो वैल्यू जिस स्पीड से बढ़ती हैं और उसी स्पीड से कम हो जाती हैं। और तीसरे फिगर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि आरंभ में वैल्यू धीमे धीमे बढ़ती हैं और बाद में एक साथ बढ़ करके एक साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है इसको कैसे नापा जाए, इसको कैसे मेज़र किया जाए।
तो ये देखिए हमारा क्या होता है, जो हमारा फिगर नंबर 2 है ये तुम्हारा क्या कह देते हैं हम, सिमेट्रिक है। और ये जो हमारी फिगर नंबर 1 है जो मैंने गोला करी है 1 और 3, इनको हम बोल देते हैं कि ये हमारी स्क्यूड हैं। स्क्यूड का मतलब कि एक और झुकी हुई है और एक और यहाँ पे जो डेटा है दूसरी ओर से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस, राइट। उसी तरीके से हमारा एक और प्रॉपर्टी होती है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होती है, हम उसके बारे में आपको हम पहले बता देते हैं और फिर हम उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, राइट। कर्टोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारा कोई भी एक हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है जिसको शायद आपने नाम सुना हो, उसका नाम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो कर्व होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये सिमेट्रिक कर्व होता है, राइट। अब अगर कोई भी डेटा अगर आपके पास आता है तो उसका देखिए जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हम्प, राइट। हम उसका हम्प को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा सेट आ रहा है तो उसमें से दो ही ऑप्शन थे, उसका जो हम्प है वो ये आपका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसका हम या तो नॉर्मल से कम होगा और या दूसरा ऑप्शन है कि नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ना हम्प की, कि इसका हम्प जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम है या ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं कर्टोसिस, या हम इसको बोलते हैं पीकेडनेस। अर्थात जो इस कर्व की पीक है उसके बारे में ये हमको प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो देखिए अब हम आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूली बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या होता है और इसको हम कैसे मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कोई भी जो भी अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से दो ऑप्शंस हैं कि या तो आरंभ में वो बढ़ता है और अंत में धीमे धीमे घटता है, या वो आरंभ में धीमे से बढ़ता है और अंत में तेज़ी से घटता है। और थर्ड ऑप्शन है कि वो एक ही स्पीड से बढ़ता है और उसी स्पीड से कम हो जाता है। तो इसी बात को अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में हम अगर कहना चाहें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा आया है उसकी जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उस पूरी रेंज में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अगर हम ये कह दें कोई हमारे पास डेटा ऐसा है जहाँ पर फिर राइट हैंड साइड में जो इस डेटा इस कर्व की टेल है, पूंछ टेल, राइट, TAIL वाला, अगर इस कर्व की टेल राइट हैंड साइड पे ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं इसको पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर ये फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसकी टेल ज़्यादा लंबी है तो इसको हम बोलते हैं निगेटिवली स्क्यूड। और अगर ये सिमेट्रिक है, मतलब कि इसकी जो टेल है देखिए ये दोनों साइड्स में इस वर्टिकल लाइन के दोनों बराबर से है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कर्व है और इसकी स्क्यूनेस 0 है। तो ये जो हमारे कर्व हैं, कर्व नंबर 1 और 2, ये हमारी स्क्यूड कर्व्स हैं, और जो कर्व नंबर हमारा 3 है ये हमारा सिमेट्रिक कर्व है, राइट, ओके। अब ये बात आती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो कर्व ऐसे अगर हैं, अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें, एक कर्व हमारा ऐसा है और एक कर्व हमारा कुछ ऐसा है। अब देखिए दोनों कर्व तो अलग अलग हैं और दोनों कर्व की स्क्यूनेस भी अलग अलग है। तो अब सवाल आता है कि इसको हम क्वांटिफाई कैसे करें, इसको हम कैसे नापने की कोशिश करें। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास सांख्यिकी में एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो और जो भी हमारा सैंपल डेटा आता है तो उसकी बेसिस पे हम देखिए ये वाली वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। और ये वैल्यू देखिए बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है कि यहाँ पे आपने xi माइनस x बार जो भी आपके हर एक ऑब्जर्वेशन का सैंपल मीन से डेविएशन था उसका आपने डेविएशन लिया और उसको आपने क्यूब कर दिया और आपने उसका एवरेज निकाल लिया, राइट, देखिए, और एवरेज करके आपने उसको स्क्वायर कर दिया और फिर आपने क्या किया, उसी डेविएशन का आपने स्क्वायर निकाला और उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, समथिंग लाइक वेरिएंस, और आपने उसका क्यूब कर दिया और दोनों वैल्यूज़ को आपने
रेशियो ले लिया। तो ये तो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और इसको हम, इसका एक स्टैंडर्ड सिंबल है बीटा 1। तो इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि बीटा और से बीटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट। अब यहाँ पर देखिए खास बात क्या है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। तो बीटा 1 का जो भी मैग्नीट्यूड का जो साइन होगा वो हरदम पॉजिटिव होगा। तो बीटा 1 हमको खाली जो भी हमारा स्क्यूनेस का मैग्नीट्यूड है खाली उसके बारे में बताएगा, राइट। लेकिन आपने देखा कि स्क्यूनेस आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस बीटा 1 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, राइट। और अगर अब इसमें से अगर हमारा कर्व अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और अगर वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो हमारा उसमें से माइनस आ जाता है, राइट। तो इसी चीज़ का अगर हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको देखिए ये वाली वैल्यू मिल जाती है, और इसको हम बोलते हैं गामा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा 1 से। इसका स्टैंडर्ड सिंबल है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये गामा 1 और बीटा 1 कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है कि जो बीटा 1 होता है ये हमको खाली मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और जो गामा 1 है ये हमको मैग्नीट्यूड और जो इसकी स्क्यूनेस की डायरेक्शन है दोनों के बारे में बताता है, राइट। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर हम गामा 1 की वैल्यू की बात करते हैं तो गामा 1 अगर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है। और अगर आपका गामा 1 अगर पॉजिटिव आता है, अर्थात गामा 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव मीन पॉजिटिवली स्क्यूड, और इसी का नेगेटिव मीन्स नेगेटिवली स्क्यूड। तो अगर हमारे गामा 1 की वैल्यू अगर हमारी 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है। अब जरा सा आप इसका मतलब समझिए क्या हुआ। आपके पास एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट आता है जिसको देख करके आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसमें हज़ारों लाखों वैल्यूज़ होंगी। तो अब आप क्या करते हो, आपको उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करना है तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लिया, कंप्यूट कर लिया, और वो भी आपको आर करके देगा। और आपने देख लिया कि वो जो गामा 1 की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर वो गामा 1 की वैल्यू अगर 0 के आसपास आ रही है, देखिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं गामा 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% 0 है, वो तो होना बहुत ही रेयर है। लेकिन अगर ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास होती है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। और अगर यही वैल्यू हमारी अगर गामा 1 की अगर पॉजिटिव आती अगर है तो इसका हम कह सकते हैं कि ये कर्व हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर हम उस डेटा को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा देखिए कर्व आएगा, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड आता है तो हमारा कुछ ऐसा कर्व आएगा। लेकिन खास बात क्या है कि ना आपने डेटा को देखा है और ना ही आपने डेटा को प्लॉट किया है, खाली गामा 1 की वैल्यू को देख करके आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया है, राइट। ओके, ऐसे ही देखिए जो आपको मैंने कर्टिसिस के बारे में बताया, तो कर्टिसिस के बारे में देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों कर्व्स को बनाया हुआ है। ये जो बीच वाला कर्व है ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के अगर कई डेटा के कर्व आए, सपोज आपके पास 3 डेटा सेट्स हैं और उसको अपने प्लॉट करने की कोशिश करी, उनका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, अगर वो फ्रीक्वेंसी कर्व मान लीजिए कुछ इस तरीके का आता है और उसका ये जो हम्प है जो नॉर्मल से कम है, राइट, नॉर्मल से नीचे है, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसका जो हम्प है वो नॉर्मल से ऊपर है। तो जब भी कोई भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसका हम्प नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होता है तो उसको हम कहते हैं प्लैटीकर्टिक, और जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं मीजोकर्टिक,
और जिस कर्व का हम्प हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हम्प से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। राइट, सो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है हम की, ये हमारी कर्टोसिस के द्वारा हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो कर्टोसिस है ये हमारे उस फ्रीक्वेंसी कर्व की जो पिकेटनेस है या उसका फ्लैटनेस है या उसका कर्व है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी कर्व के पिकेटनेस हम और फ्लैटनेस के बारे में बताती है। राइट, अब समस्या ये आती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो कर्व्स हैं, एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, दोनों आसपास ही हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डेटा आपके पास आता है तो हरदम आप उसका कर्व बना करके नहीं पता करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपको कुछ एक मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा मिल जाए जिसकी वैल्यू को निकाल करके हम ये बता सकें कि हमारे इस डेटा का जो स्ट्रक्चर है लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है कि प्लैटिकर्टिक है। ये कुछ वैसी ही बात होती है कि जैसे कि कोई इंसान को अपने अगर हेल्थ के बारे में पता करना है तो वो हीमोग्लोबिन लेवल को पता करने की कोशिश करता है, और उसके लिए उसको पूरे शरीर का ब्लड नहीं निकालना पड़ता है, खाली कुछ उसकी ड्रॉप्स होती हैं जिससे हमको हीमोग्लोबिन लेवल की वैल्यू पता चल जाती है, और हीमोग्लोबिन लेवल की वैल्यू को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंसान हेल्दी है कि नहीं है। राइट, उसी तरीके से हमारी कर्टोसिस को भी नापने की समस्या आती है। अब लेकिन एक सवाल ये आता है कि यहाँ पर हम अपनी कर्टोसिस को ये जो नाप रहे हैं, ये हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों नाप रहे हैं? तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सांख्यिकी में, इसके अंदर हमारी बहुत सी अच्छी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब हमने अपने किसी भी कर्व के हम्प को नापने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम्प है उसको मैंने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको मैंने एक अपना स्टैंडर्ड मान लिया है। और ये मान लिया गया कि अब जो भी कोई भी हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा, अगर मुझे उसको कंपेयर करना है तो उसके हम्प को या उसकी कर्टोसिस को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्टोसिस से ही कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। राइट, और हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा सेट आया है उसका हम्प या फ्लैटनेस या उसकी पिकेटनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कम है या ज़्यादा है। राइट, तो इसलिए आपको कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो हमको कोई ना कोई अपना एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल से करने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो भी मेजर्स होते हैं वो भी वहीं से हमको कंपेयर करके रिजल्ट बताते हैं। राइट, तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है उसका कर्व हमारा बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है तो उसको हम बोलते हैं मेसोकर्टिक, और अगर कोई ऐसा कर्व है जिसकी पिकेटनेस नॉर्मल से ज़्यादा होती है, अर्थात वो हमारा कम फ्लैट होता है, तो उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। और अगर कोई भी कर्व की अगर पिकेटनेस हमारी कम होती है या उसकी फ्लैटनेस ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं प्लैटिकर्टिक। राइट, और इसको कंपैरिजन कहाँ से करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जैसा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करी थी, ऐसे ही हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी होते हैं जो हमारी इस पिकेटनेस को, डिग्री ऑफ पिकेटनेस को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो हमको वैल्यूज़ दी होती हैं x1, x2, xn, हम उसकी बेसिस पर निकाल सकते हैं। और हमारे पास दो तरीके के कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। एक हमारा है, इसको हम बोलते हैं बीटा कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। इसमें से देखिए क्या है, इसने xi माइनस x बार, अर्थात ये xi का x बार से डिवीजन निकाला और उसको फोर्थ पावर कर दिया, और जो भी फोर्थ पावर आई उसका उसने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, और इस वैल्यू को उसने रखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उसने जो वेरिएंस ऑफ x है अर्थात 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इसको लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं बीटा 2, और बीटा 2 की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करती है। और इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक और कोएफिशिएंट डिफाइन कर दिया गया गामा 2, जिसको बीटा 2 -3 करके डिफाइन किया गया। तो इसके अंदर क्या खास बात है, बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यूज़ को देख करके हमको ये पता चल जाता है कि कोई हमारा कर्व कैसा है। जैसे अगर हमारी बीटा 2 की वैल्यू आती है
3 आती है और गामा 2 की वैल्यू या 0 आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी 3 और 0 क्रमशः आती हैं। अर्थात कि अगर हमारा कोई सैंपल की बेसिस पे अगर हम बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यू निकालते हैं और अगर वो बीटा 2 की वैल्यू 3 के आसपास और गामा 2 की वैल्यू अगर हमारी 0 के आसपास आती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा कर्व मेसोकार्टिक है। और अगर हमारी बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा आती है और गामा 2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि ये कर्व हमारा लेप्टोकार्टिक है। और अगर हमारी बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से छोटी आती है या गामा 2 की वैल्यू माइनस में आती है तो हम कहते हैं कि हमारा कर्व प्लैटिकार्टिक है, राइट। तो देखिए यहीं पर मैंने आपको गामा 2 और बीटा 2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करके आप खाली ये बता सकते हैं कि आपका कर्व लेप्टोकार्टिक है, मेसोकार्टिक है कि प्लैटिकार्टिक है। तो फिर से आपको एक बार डिटेक्टर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने उसको डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा दिया, राइट। अब आर सॉफ्टवेयर में इन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टिसिस को कंप्यूट करने के लिए आपको एक अलग पैकेज की आवश्यकता पड़ती है और इस पैकेज का नाम है मूवमेंट्स। तो अब आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको आप आर सॉफ्टवेयर में लोड कर लीजिए। और उसके बाद में स्क्यूनेस को कंप्यूट करने का हमारा कमांड होता है स्क्यूनेस, SKEWNESS, और पैरेंथेसिस में जो भी हमारा डेटा वेक्टर आएगा, फिर हमारा होता है KURTOSIS कर्टिसिस और पैरेंथेसिस में हमारा डेटा वेक्टर आएगा। आप जरा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे जान करके थोड़ी सी स्पेस दी है सो दैट कि स्क्यूनेस और कर्टिसिस की स्पेलिंग आपको साफ साफ दिखाई दे, लेकिन आपको अपने जब आर में कंप्यूट करेंगे तो आपको कोई स्पेस नहीं देनी है, राइट। अब एक बात आती है कि आर ये कौन सा कोएफिशिएंट स्क्यूनेस कर्टिसिस हमारा निकालता है। इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है। जो आज की डेट में जो हम मूवमेंट पैकेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जब हम स्क्यूनेस का कमांड लेते हैं तो वो हमको गामा 1 निकाल करके देता है, क्योंकि गामा 1 के अंदर खास बात है कि हमको साइन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बताता है और कर्टिसिस में ये हमको बीटा 2 के बारे में बताता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इस वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। आपको उसको बीटा 2 की रेंज से कंपेयर करना है या आपको उसको गामा 2 की रेंज से कंपेयर करना है। तो रिमेंबर, स्क्यूनेस हम गामा 1 से और कर्टिसिस बीटा 2 से कंपेयर करेंगे। और अगर इसको आर में कंप्यूट करना है तो बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर हम एक ये डेटा सेट जो हमने पहले लिया था मार्क्स, अगर हम उसको ले लेते हैं और इसमें से अगर हम इसका स्क्यूनेस अगर हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू आ जाती है -0.09869 और अगर हम कर्टिसिस निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1.83791, राइट। और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है। तो देखिए इसको यहाँ से निकालना बहुत ही, हम जरा से आपको इन्हीं चीज़ों को आर कंसोल में करके हम आपको दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा डेटा सेट आ गया। अब इसको करने के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कर्टिसिस निकालने के लिए मुझे पहले जो पैकेज है आपका मूवमेंट्स उसको लोड करना पड़ेगा। मैंने इसको अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। आपको पहली बार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो install.packages। अब इसमें से देखिए अगर हम स्क्यूनेस निकालना चाहें इस मार्क्स की तो देखिए क्या आ जाएगी मार्क्स ये। और अगर हम इसी तरह से इसकी अगर हम कर्टिसिस निकालना चाहें तो आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, कर्टिसिस आप टाइप करिए और मार्क्स पैरेंथेसिस में, तो देखिए आपको ये वैल्यू आ जाएगी। और इन वैल्यूज़ को देख करके, चाहे ये नेगेटिव वैल्यू है या ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आप देख करके आप इसको गामा 1 और बीटा 2 की वैल्यू से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप अगर देखेंगे ये आपकी गामा 1 की वैल्यू है तो ये माइनस में देखिए आ रही, तो इसका मतलब है कि आपका कर्व नेगेटिवली स्क्यूड है। और ये जो बीटा 2 की वैल्यू है, ये आपकी बीटा 2 की वैल्यू है, तो ये आपकी अगर 3 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका कर्व क्या होगा, बताइए आप, लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक की प्लैटिकार्टिक। आप इसको क्या बताएंगे? उसके लिए आपको अपने उस कर्व को आप देखने की कोशिश करिए, तो देखिए आपको पता चल जाएगा, राइट। जो आपने यहाँ पे देखिए लिया हुआ था ये कर्व, राइट। तो बीटा 2 की देखिए वैल्यू क्या आ गई, 3 से कम आ गई, तो देखिए आपकी वैल्यू क्या होगी, प्लैटिकार्टिक।
तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अब तक आप अगर देखेंगे तो मैंने अपने इस सांख्यिकी वाले जहाँ पर मैंने भिन्न भिन्न तरीके के एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया, मैंने आपको वेरिएशन के बारे में बताया, और मैंने आपको स्क्यूनेस और कर्टिसिस के बारे में बताया। ये हमारे कुछ ऐसे टूल होते हैं कि जब भी हमारे पास डेटा आता है सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं, और साथ में हमने उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला उसके बारे में बात करी। आपने देखा कि वो बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आप स्क्यूनेस, कर्टिसिस एटसेट्रा की जो भी बात कर रहे हैं वो सब उसी फ्रीक्वेंसी कर्व से तो आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर जो भी हमारे एनालिटिकल टूल्स हैं उसके लिए मैं यहाँ पे आज रुकूंगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि सांख्यिकी में आर का रूल कैसे हो सकता है। जैसे आपने देखा कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, कर्टिसिस निकालना है, ये तो बहुत छोटे छोटे फंक्शन है, तो आप उसका फंक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े फंक्शंस भी होते हैं वो उसके भी पैकेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और आप उनको यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके आप इस लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी आप सांख्यिकी बुक से पढ़ने की कोशिश करिए, राइट। लेकिन अब आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे इन जो भी एनालिटिकल टूल्स की वैल्यूज़ आती हैं उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इन वैल्यूज़ को और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, राइट। तो इस एनालिटिकल टूल्स का जो पार्ट है इस कोर्स में, इसको आज यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले टर्न पर मैं आपको जो भी हमारे डिफरेंट तरीके के प्लॉट्स होते हैं, ग्राफिकल प्लॉट्स होते हैं, जैसे हम लोग अभी जो भी किए हैं वो तो यूनी डायमेंशन थे, कुछ हमारे पास बाईवेरिएट डायमेंशन भी प्लॉट्स होते हैं, या ट्राईवेरिएट डायमेंशन प्लॉट्स भी होते हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक कि आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको अगले टर्न पे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।